एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएससी एजुकेटर उज्ज्वल अपुंज और आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमारा बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हमारे लुई 16 ने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग को बुलाया था टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वहां पे हो गया था हंगामा जब हमारे थर्ड एस्टेट के लोग बाहर निकल जाते हैं क्योंकि जो उनकी वोट की डिमांड थी उसको माना नहीं गया था। वो लोग इकट्ठे होते हैं एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जहां पर वो ये डिसाइड करते हैं कि हम तब तक यहां से टस से मस नहीं होंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं कर लेते। वहीं पर फ्रांस में काफी ज्यादा हंगामा ऑलरेडी चल रहा था। शहरों के अंदर ब्रेड जो है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जो बेकर्स थे वो ब्रेड को छुपा छुपा के होल्ड करके रख रहे थे। वहीं पर बैस्टल वाला इंसिडेंट भी होता है, प्रिजन वाला, और उसी के साथ में कंट्री साइड में ये अफवाहें उड़ती हैं कि गुंडे आ रहे हैं फसलें खराब करने के लिए। साथ ही में बच्चों क्या होता है, कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, मतलब बहुत ही ज्यादा भयभीत होकर पेजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड द होज एंड पिचफोर्क्स एंड अटैक्ड द शैटू। शैटू वो जगह होती थी जो हमारे मेनर की होती थी, जो कि अमीर लोगों की होती थी। तो शैटू को अटैक करने के लिए हमारे ये जो पेजेंट्स थे बच्चों, ये होज और पिचफोर्क्स पे कब्जा कर लेते हैं। होज एंड पिचफोर्क्स क्या है? जो एक तरीके से इक्विपमेंट्स है, आपकी खेती करने की इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो उसी को ही इन्होंने पकड़ लिया और होज और पिचफोर्क्स को लेकर ये लोग चल पड़े शैटू पर अटैक करने के लिए। They looted hoarded grain and burnt down the documents containing the records of the manorial dues। तो इनको जो टैक्सेस देने होते थे किसानों को, उसके जो रिकॉर्ड्स थे उनको इन्होंने जला डाला और साथ ही में जो छुपाई हुई ग्रेन्स थी, जो अनाज था जो छुपा हुआ था, उसको भी इन्होंने लूटपाट करके ले आए अपने साथ में। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to the neighboring countries। और इसी की वजह से हमारी जो नोबिलिटी थी वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डर जाती है और वो लोग अपने घरों से उठ उठकर भागने लगते हैं, माइग्रेट होने लगते हैं, दूसरे देशों में जाने लगते हैं, पड़ोसी देशों में, ठीक है, अपने घर बार छोड़कर चले जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। हमारी जो जनता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना ही नोबिलिटी से खुश है, ना ही राजा महाराजा से खुश है। तो यहाँ पर हमारे जो गरीब लोग हैं, बेसिकली जो पेजेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, दे ऑल आर वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड फ्रॉम द मोनार्की एंड दैट इज वाई दे आर डूइंग सच थिंग्स। ये लोग इतने ज्यादा परेशान हैं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर और हर स्थिति को लेकर कि ये लोग चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं और जो भी इनको मिल रहा है हथियार ये जाकर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। उसी के साथ में अब बच्चों एक बहुत ही बड़ा चेंज आता है फ्रांस में और फ्रांस बनेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि अब फ्रांस में सिर्फ मोनार्की नहीं रहेगी बल्कि संविधान भी आ जाएगा और इस संविधान के आने से मोनार्की पर लग जाएंगी रिस्ट्रिक्शंस या फिर हम जिसको बोलते हैं लिमिटेशंस। तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। सो लुई 16 अब मरता क्या ना करता वाली बात हो गई। उनको पता था कि कितनी ज्यादा रिजेंटमेंट जो है, एक सेंटिमेंट जो है उनके खिलाफ वो क्रिएट हो चुका है, लोग कितना ज्यादा तहलका मचाने लग गए हैं। सो ही फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स फ्रॉम नाउ ऑन वुड बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नेशनल असेंबली जो बनी थी वहीं इंडोर टेनिस कोर्ट में, उसको भी रिकॉग्निशन देते हैं और साथ ही में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है, अब से संविधान होगा और संविधान मेरी पावर्स को कंट्रोल भी कर लेगा। वाह, क्या संत राजा है ना। अभी तो ऐसा ही लग रहा होगा बट ऐसा भी नहीं है। आगे देखिए। So on the night of 4th August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। तो 4 अगस्त 1789 को, तो यहां पर हमारा पेन कहाँ है, यस, ओके। तो 4th अगस्त 1789 को हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल असेंबली थी, दे पास्ड अ डिक्री। डिक्री क्या होता है? एक लॉ, ठीक है। लॉ को पास करा जाता है अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो बच्चों ऑब्वियसली नेशनल असेंबली अब आ गई है और जो फ्यूडल सिस्टम चलता था जहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स एक्सप्लॉइट करते थे हमारे पेजेंट्स को, उस सिस्टम को ही हटा दिया जाता है और जो भी टैक्सेस उसके थ्रू लिए जाते थे उसको भी हटा दिया जाता है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फ्यूडल सिस्टम को हटाया गया है, उसी के साथ साथ क्लर्जी यानी कि जो चर्च के मेंबर्स थे उनके पास भी जो विशेष अधिकार थे, जो प्रिविलेजेस थी, उन्हें भी उनको गिव अप करना पड़ता है एट दिस टाइम, ठीक है। तो इनको भी अपने प्रिविलेजेस, जो विशेष अधिकार है, वो भी छोड़ने पड़ते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग देखते हैं टिथेस वर अबॉलिश्ड, लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। टिथेस क्या थे? आप लोगों को याद होगा कि टिथेस जो है बच्चों वो टैक्स होता था जो कि क्लर्जी लिया करती थी किसानों से, विच वाज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द पेजेंट्स, ठीक है। तो टिथेस को भी अबॉलिश कर दिया कि अब ऐसा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा
और जो भी जमीनें चर्च द्वारा ओन करी गई थी उनको जब्त कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, छीन लिया चर्च से। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लीवरेज, एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को ये सब एक्वायर करने के बाद पैसा मिलता है 2 बिलियन लीवरे, जो कि फ्रांस की उस टाइम पे करेंसी थी। तो दिस वाज द करेंसी। ओके, तो इतना पैसा इनको मिल जाता है, चलो गवर्नमेंट के पास पैसा भी आ गया, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ फ्रांस बन चुकी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे राजा की पावर्स पे लग गया है लिमिट। और बच्चों नेशनल असेंबली ने कंप्लीट करा ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। तो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य नेशनल असेंबली का यही था कॉन्स्टिट्यूशन लाने का, कि भाई अभी तक राजा एक जो एब्सोल्यूटिस्ट रूलर थे, जिनके रूल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई लिमिटेशन नहीं थी, वो जो मन में आ रहा था कर रहे थे, उस चीज को रोकना है। कैसे रोकना है? वो चीज तभी रुक पाएगी जब एक संविधान होगा जो कि राजा की पावर्स पर रोक लगा पाएगा। तो यहां पर वही चीज करी जाती है, एक संविधान को लाया जाता है ताकि राजा की जो पावर्स है उन पर रोक लगाई जा सके। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस वाज डन। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क एंड दैट वाज आल्सो कंप्लीटेड। आई होप ये बात बिल्कुल ही कंप्लीटली आपको समझ में आ गई है। अब जो ये नेशनल असेंबली है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, प्रॉपरली समझेंगे कि इसको इलेक्ट कैसे करा गया था और कौन से लोग थे इसमें। हर कोई नहीं था, ऐसा नहीं है आप सोचो कि थर्ड एस्टेट का हर मेंबर इसका हिस्सा था, नहीं। कैसे इसको इलेक्ट करा जाता था, नेशनल असेंबली का क्या काम था, एवरीथिंग वी आर गोना अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।